आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिहाइयों से लड़ाई लगी है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट, घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक न रेगुलाइजेशन पॉलिसी होगी, इस सभी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। और आपने सुना होगा रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान, उस बयान के ऊपर भी बातचीत होगी। आखिरकार कितनी उम्मीदें इनको सरकार के ऊपर अभी भी है, उन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आज हम कुछ चीजें क्लियर करने वाले हैं। कल भी हमने पुरुषोत्तम सोनोत जी से लाइव जुड़ने का प्रयास किया था, मगर कुछ प्रॉब्लम इनको हुई थी, जिसके कारण ये लाइव को छोड़कर चले गए थे। इस वक्त मेरे साथ पुरुषोत्तम सोनू जी हैं, लाइव पे जुड़े हैं, जो कि पहली बार हमारी चैनल पर बातचीत करेंगे। आज 61,000 डेली विजिटर को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक किया, आज पुरुषोत्तम सोनू जी भी करेंगे। पुरुषोत्तम सोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे चैनल पर लाइव जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर जी। जिस तरह आपको पता है कि पिछले 5-6 सालों से जम्मू कश्मीर का युवा कह लूं मैं, जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी कह लूं मैं, जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने पूरा जम्मू कश्मीर थमाया है, तो चाहे वो पीएचई हो, पीडीडी हो, या एसपीओज हो, या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, या आशा वर्कर्स हो, या कोई भी छोटे किस्म का मुलाजिम हो जिसको हम डेली विजर कहते हैं, उस डेली वेजर के साथ पिछले 5 साल से नहीं बल्कि 2002 से लेकर आज तक नाइंसाफी हो रही है। सबसे पहले शुरू इसी से करूंगा मैं, आपका सफर कहां पहुंचा और क्या कुछ चल रहा है आजकल डिपार्टमेंटों में। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर यही कहना चाहूँगा कि जो सफ़र है, जो हमारी जो रास्ता है, वो बहुत ही कठिन चल रहा है। लेकिन ये हमें मालूम है कि एक ना एक दिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल साफ और स्पष्ट नीति अपनाकर निकले हैं कि जी। हम जो गरीब लोग हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे, और जो कि जायज़ डिमांड्स हैं। जी। और इन जायज़ डिमांडों को एलजी साहब ने भी जायज़ ठहराया है। 2020 की बात है, डीडीसी इलेक्शंस के पहले की। तो तब उन्होंने ये कहा था कि डीडीसी इलेक्शंस के बाद जो सबसे पहला मुद्दा मैं हल करूंगा, वो जी। डेली वेजर, एसपीओ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका मुद्दा हल होगा। जी। लेकिन पता नहीं, कहीं ना कहीं जा तो कोई जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको गलत गाइड करती है कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अब उस बात को भी करीब करीब 3 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग डटे हुए हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। क्योंकि और आपने जो कहा कि जो 2002 से नहीं, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होती आई है, ये 94 के बाद से हो रही है। जी। अभी तक 94 के भी कुछ जो बंदे हैं, वो डेली वेजर ही हैं। और जी। आपको पता लगा होगा कि हर महीने की लास्ट डेट को कोई ना कोई हमारा जो डेली वेजर भाई है, वो डिपार्टमेंट छोड़ के 60 साल की उम्र में डिपार्टमेंट को छोड़ के रिटायर हो रहा है। लेकिन जी। बिल्कुल। उसके लिए रिटायरमेंट के नाम पर क्या है, उन लोगों के पास इतने पैसे तक नहीं है कि हम लोग उनको एक फूलों का हार चढ़ा सकें। बिल्कुल। पार्टी तो दूर की बात है, 9,000 सैलरी है, उसमें भी उसकी 72 महीने की पेंडिंग है। बिल्कुल। रिटायरमेंट के नाम पर कुछ नहीं। जब वो रिटायर होता है तो उसको कोई एक सैलरी भी नहीं देता है। बिल्कुल। जो हमारी लड़ाई है वो इसीलिए चल रही है कि हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं कि कम से कम उनके लिए ज्यादा नहीं तो एक 10 लाख का पैकेज जी। सरकार की तरफ से उनको दिया जाए, ताकि कल को वो जब रिटायर हो जाएगा, हम पेंशन की मांग नहीं कर रहे हैं उनके लिए, हम जी। ये कह रहे हैं कि उनको वन टाइम एक पैकेज दिया जाए, ताकि वो जब डिपार्टमेंट छोड़ के जाता है, छोटा सा कोई अपना सेटअप लगा ले, बिजनेस शुरू कर ले, जिससे कि उसका बिल्कुल। घर का गुजारा चलता रहे। क्योंकि जब तक जी। वो जिंदा है, उसको राशन की जरूरत भी पड़ेगी और दवाइयों की जरूरत भी पड़ेगी। और ये वो दो चीजें हैं
जिसको आप नकार नहीं सकते। इंसान को दवाई भी खानी है और राशन भी खाना है अगर जिंदा रहना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही उम्मीद जताऊंगा कि भगवान करे ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, जैसे कि अभी इन्होंने इंक्वायरीज बिठाई हुई हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इंक्वायरीज पॉजिटिव निकलें और जो ये गरीब लोग हम हैं, हमें अपना हक मिले, ताकि हम भी पुरुषोत्तम जी, अपने। जी 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 कुछ सवाल यहाँ पर करूंगा। जिस तरह जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब जम्मू कश्मीर का दौरा उनका हुआ था तो पुंछ राजौरी में उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पीच की थी, जिसमें जी उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दो ही चीजें करना मेरी तरफ से जो है मुझे बड़ी चीजें लगती है। एक तो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव करना, ये एक चैलेंज हो गई है मेरे लिए। दूसरी चैलेंज मेरे लिए है कि जम्मू कश्मीर का जो डेली विजर है इसको परमानेंट करना, और इन दोनों को जो है मैं करके छोड़ूंगा। आर्टिकल 370 को भी उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया है। और डेली विजर के लिए जब अमित शाह जी उसी राजौरी पुंछ में आए तो उन्होंने पिछले साल कहा कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रावधान किया। और साथ साथ में निर्मला सीतारमन जी जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी पिछले साल बजट में साफ तौर पर कहा कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रावधान किया। जबकि 8 यूटीज जम्मू कश्मीर के अलावा शायद है जिन तमाम यूटीज में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट मिल रहा है। खाली एक जम्मू कश्मीर की यूटी है जिसको बनाया गया, क्या किया गया क्या नहीं किया गया लोगों ने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया। मगर इस यूटी में अभी तक वो रेट जो है नहीं लगाए गए, जबकि खुद होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने डेली वेजर के लिए मिनिमम वेज एक्ट और सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई, कुछ उन्होंने बोला था, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया था कि हमने प्रावधान कर दिया इन दोनों के लिए। तो आपको वो दिखे कहीं अभी तक? सैयद जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि 370 तो उन्होंने तोड़ दिया। इसके लिए मैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना एक वायदा पूरा किया। तो जी उसी की तर्ज पे मैं यही उम्मीद जताता हूं कि बहुत जल्द ये डेली वेजरों का भी निपटारा करें, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम आपके हैं, गरीब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट चला रहे हैं। आपकी सरकारें, आपके अफसर जो वाह वाही लूटते हैं, वो इन्हीं गरीब लोगों के सिर पे लूटते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे ये ना होंगे तो आपका काम कौन चलाएगा? अब आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी 370 पे जो इनकी करनी थी, कथनी थी, और उसकी करनी में कोई फर्क नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या चीज इनको रोक रही है कि डेली वेजर की बारी जब आती है, ये यूटी परमानेंट, ये यूटी को परमानेंट यूटी नहीं बताती, ये टेम्पररी बन जाती वही तो लग रहा है यहाँ है। पर ये एक डेली, आदिल खान लिख रहा है, मैंने कमेंट आपके सामने शो किया, आपने पढ़ा होगा। आदिल खान लिख रहा है करगिल में सब, लद्दाख करगिल में सभी को परमानेंट ऑर्डर का निकाला निकला। गया, निकला। तो वो भी तो इसी के साथ यूटी बनी है ना, लद्दाख करगिल तो इसी के साथ यूटी बना है। सर वहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, वहां पर इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया है, परमानेंट का ऑर्डर हमारी नॉलेज में तो है नहीं। तो वहां पर इन्होंने मिनिमम, 3 कैटेगरीज बनाई थी। पुरुषोत्तम जी अगर मिनिमम ही जम्मू कश्मीर में भी जी जी, मिलता तो मिनिमम। कम से कम 15-16 हजार तो आप तनख्वाह ले लेते, कम से कम अपने बच्चे को आप पढ़ा लेते सुकून से। सर अगर आप अगर ये उसी तर्ज पर चले जो मिनिमम वेजेस एक्ट वहां पर लद्दाख में लगा है, तो जी 3 कैटेगरीज बनेंगी। जी उसमें बनेगी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। तो उन जी 3 कैटेगरीज में उनके अलग अलग रेट हैं। जो सबसे कम रेट आएगा वो मेरे ख्याल में कोई, जो अनस्किल्ड के लिए है वो कि 14,000 के करीब है। जी तो सेमी स्किल्ड का वही, उससे कोई 2,000 ऊपर, 2-3 हजार ऊपर है। तो जो स्किल्ड लोग हैं उनका 18,000 प्लस आ रहा है। जी तो हम तो यही उम्मीद जताएंगे कि यहाँ पर भी कम से कम उनकी उसी की तर्ज पर यहाँ भाई एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट तो लगाया जाए, क्योंकि जब वही तक कहते आपकी हैं, पॉलिसी फ्रेम होने में टाइम लग रहा है। जी जी, वही तो जब कहते तक आपकी हैं। जो
पॉलिसी ना हो यही इससे मैं बेहतर बता है। रहा हूँ आपको, जब तक आपकी पॉलिसी फ्रेम नहीं होती, जी जब तक आपकी पॉलिसी फ्रेम नहीं होती जिसके अंडर आप रेगुलर करेंगे एम्प्लॉयज को, जब तक वो फ्रेम नहीं होने में आ रही है, कम से कम इनको मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि एक यूटी के तहत इनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जी तो उम्मीद मैं जताता हूं कि शायद जो इन्होंने अब एक शुरू किया है अपना वेरिफिकेशन का काम, तो शायद इसमें कुछ पॉजिटिव निकले। अच्छा पुरुषोत्तम जी, जानना चाहता हूं, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है वेरिफिकेशन होगी, छानबीन होगी, जो भी 2010 के बाद पोस्टेड हुए हैं उन लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर उनकी छानबीन होगी। अब लोग और टेलीविजन जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि ये 61,000 लोग नहीं है, ये 6 लाख के आसपास का वोट बैंक बनता है और 6 लाख के आसपास लोग बनते हैं। सारे डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप भी डरे होंगे, क्या पता मैं भी इस दायरे में मैं आऊंगा, सभी लोग डर रहे हैं। आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, इसमें इसमें क्या कुछ ये वेरिफिकेशन करने वाले हैं। सर जी, सर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि डरने वाली बात कोई है नहीं। उन्होंने वेरिफिकेशन मांगी है तो वेरिफिकेशन करे। अगर आप लोग लगे हैं तो किसी ना किसी स्कीम के तहत लगे हैं, बिल्कुल। किसी ना किसी ऑर्डर के तहत लगे हैं। अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं आप सभी की वेरिफिकेशन कीजिए। जी आप भी अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाए, उनको भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। अगर वो बिल्कुल। काम करने के लिए निकले हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो वेल सेटिस्फाई हो। बिल्कुल। और ये अच्छा कदम है, इनको ये वेरिफिकेशन करवाने से डरना नहीं चाहिए। तो बाकी उन्होंने वेरिफिकेशन कहा है, टर्मिनेट नहीं कहा है। ये मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, वेरिफिकेशन और टर्मिनेट में बहुत फर्क होता है। जी एलजी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने टर्मिनेट का ऑर्डर नहीं दिया है, सिर्फ वेरिफिकेशन के ऑर्डर दिए हैं। वेरिफिकेशन- और ऐसी हमारी वेरिफिकेशन सर 2007 से होती आ रही है। वही यहाँ पर एक भाई लिख हजारों रहा है बार हमने कितनी, डॉक्यूमेंट्स अपनी सब यहाँ जमा पर एक दिलवाई हैं। भाई लिख, खान वर्ल्ड लिख रहा है कितनी बार वेरिफिकेशन करेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा कि खान वर्ल्ड एक यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि कितनी बार आप वेरिफिकेशन करेंगे। सर आगे जो मतलब आगे वेरिफिकेशन हुई थी सरकारों के थ्रू, तब सरकारों में, जी सर जी, जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा मतलब हूँ। वो वेरिफिकेशन हुई थी सरकारों के थ्रू, पॉलिटिशियंस ने करवाई थी। ये जी ब्यूरोक्रेट्स है, एडवाइजर्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, तो मैं इसका वेलकम करूंगा, ये कोई गलत बात तो है नहीं। तो मैं डेली बेजर भाइयों से यही कहूंगा कि डरने वाली बात कोई नहीं है इसमें। आप वेरिफिकेशन करवाइए। इसमें आपका आपका जो है वो डाटा फिर से क्लियर होगा ना, बिल्कुल। उनके अच्छा जरा सामने अगर आएगा बात, कि ये लोग कब बिल्कुल से सफर कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, अगर बात करूं मैं, पिछले साल एक ऑर्डर निकाला जाता है जब सचिन टिक्का जो पीडीटी के प्रेसिडेंट है, जब वो जम्मू में जो है अपने चीफ इंजीनियरों के साथ साथ में जो है एक प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के पीडीटी के डेलीवेटर प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, तब उनसे जो है एक बात की जाती है कि 12,000 पीडीटी के डेलीवेटर को जो है परमानेंट किया जाता है, किया जाएगा। तो वो ऑर्डर ही सिर्फ जी निकला, उसके बाद नहीं गया। दूसरी, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं जिसको आप जल जीवन मिशन कहते हैं, नया नाम उसका जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन के JPM। तहत स्कीम्स की मैं बात करूं तो एक एक पंचायत में 5-5 6-6 करोड़ की एक एक स्कीम बनाई गई है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं, जी एक एक पंचायत में 4-4 या 5-5 जो है एचआर के लोग जो है जो है पीएचई के डेलीवेटर काम करते हैं। क्या उन 5 करोड़ में उसको जो है एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर साल फिर उसका रेन्यू भी आएगा, वो क्योंकि अब हर एक घर को जो है जीआर भरना पड़ेगा। तो क्या उसमें इस स्कीम में एडजस्ट सर, नहीं कर यहाँ सकते पर थे मैं, ये लोग। जी सर जी, मैं यहाँ पर यही क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जी क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट में चल रही हैं, फंडिंग तो वही करेंगे। बिल्कुल। तो अगर ये चाहे तो मतलब डेली बेसिस को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं।
मैं नहीं समझता कि कोई बंदा यहाँ पर डेली वेजर बचेगा। जी बाकी यहाँ पर एक भाई साहब लैंड ओनर 17/3/2015 का बाद 117 का हो गया। जी। सर बातें जिस हम तरह सारी गवर्नमेंट के आगे रख रहे हैं। जी जी, मैं इनका जवाब दे जिस दूं तरह सर। बातें जी सर हम जो जितनी भी बातें हैं वो सरकार के साथ बात चल रही है, जी क्योंकि हमारा काम है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। हम हैं जो हमारे 5 मेंबर्स आगे लड़ रहे हैं, हमारा यही काम है कि ईमानदारी से जो भी कुछ निकले सभी के लिए एक जैसा निकले। तो थोड़े सब्र की जरूरत है। बाकी पुरुषोत्तम जो जी, भी यहाँ होगा पर मैं तो यहाँ पर मानता एक हूं भगवान। जी जी। पुरुषोत्तम जी यहाँ कहते हैं ना कि अगर आप 3 महीने के अंतर्गत सरकार के अंदर काम करते हो तो 3 महीने के बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ये एक पुरानी कहावत भी है और सरकार के अंदर एक इसका प्रावधान भी है कि 3 महीने तक अगर आप सरकार के अंदर काम कर रहे हो, एज ए टेलीविजन हो ये आप, या आप एज ए कुछ भी, तो आपको 3 महीने के बाद कोई निकाल नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए जी 2010 के बाद जो भी लोग लगे हैं उनमें किसी को कुछ थोड़ा बहुत काम ज्यादा निकलता है, तो क्या उसको निकालना ठीक होगा जिन्होंने 2010 से लेकर 2023 तक अपनी नौकरियां यहाँ पर दी, अपना काम किया? सर, यहां तक मैं सोचता हूं तो मुझे नहीं लगता कि चीफ सेक्रेटरी साहब ये स्टेप उठाएंगे, जी क्योंकि जितने भी डेली वेजर्स, एसपीओ, सीपी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हर एक इंसान जो है, हर एक वर्कर है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, दिन रात इन डिपार्टमेंट्स का नाम रोशन करने के लिए काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो ईमानदार लोग हैं उनको डरने की भी जरूरत है, क्योंकि ईमानदार के साथ इंसाफ ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टेप कोई उठाएगा, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को काम दिया है, आपकी पेंडिंग वेजेस डिपार्टमेंट के पास है, तो बिल्कुल आपको किस प्रावधान के तहत वो निकालेंगे? आप देखिए ना, आपकी कम से कम 72 महीने की, 70 महीने की, 60 महीने की, 50 महीने की, हर एक किसी की अलग अलग, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया की पेंडिंग वेजेस हैं। जी आपको वो किस तहत निकालेंगे? आपने डिपार्टमेंट का काम भी किया है और अभी तक उसकी वेजेस भी उनके पास पेंडिंग है। अगर अब जो हमारी बात चल रही है, शायद कुछ दिन तक हमारी इनसे मुलाकात भी हो, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि हमारी पिछले दिनों जब हमने 22 की ये कॉल दी थी, 22 मई की, जब अपना G20 सम्मेलन चल रहा था, तो हमने 22 की कॉल दी थी। तो हम- हमारे डीकॉम साहब, इन्होंने हमारे जो 5 मेंबर्स हैं इनको बुलाया था, टाइम मांगा जी था कि मैं कुछ दिन के अंदर आपकी हायर लेवल की मीटिंग करवाऊंगा, या तो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ या तो एलजी साहब के साथ। तो ये जो बिल्कुल बातें जो निकल रही हैं आसपास से, ये जब हमारे 5 मेंबर्स आगे जाएंगे तो वहीं पर क्लियर होंगी ये। बाकी बिल्कुल। वेरिफिकेशन की बात रही, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त आश्वस्त करना चाहता हूं कि डरने वाली बात मुझे नहीं लगती हुई है, अगर मैं बात करूं यहाँ क्योंकि पर पुरुषोत्तम वेरिफिकेशन। जी, गवर्नर मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक जी से पहले थे, जी उन्होंने भी एक ऑर्डर करने वाले थे जहां पर क्लियर था कि जम्मू कश्मीर का डेली विजर शायद कल की डेट में जो है परमानेंट होगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी इनकी जो है होगी। पूरा अनाउंस भी उन्होंने लगभग कर दिया था। दूसरे ही दिन जो है गवर्नर मुर्मू को भी जो है जम्मू कश्मीर से किसी दूसरी जगह मेघालय या किसी दूसरी जगह लिया गया। तो कहीं इसी तरह जो है उम्र तो नहीं कटेगी, जिस तरह आपने कहा कि हर 30 तारीख को जो है कोई ना कोई रिटायर होता है और हमारे पास उसको पहनाने के लिए फूलों की माला नहीं होती है, हार हार के लिए पैसा नहीं होता। कहीं इसी तरह से तो जिंदगी तो चली नहीं जाएगी, वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन, तारीख पे तारीख। सर, तारीख पे तारीख का जो सिलसिला है वो हम बहुत जल्दी खत्म करें। तो जो उन्होंने टाइम मांगा है, मीटिंग तक का टाइम तो हमें देना पड़ेगा, जिसके लिए हम रुके हुए हैं। उसके बाद मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है, उसके बाद हम अगला स्टेप बताएंगे आपको।
तो हमने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आप रेगुलर करने के फेवर में नहीं है तो एक सिंपल सा ऑर्डर निकालें, सभी डेली वेजेस को टर्मिनेट कर दें, फिलहाल तो टर्मिनेट कर दें, सरकार उनकी पेंडिंग वेजेस दे दें। ये सरकार तो लग रही है कुछ इसी मोड में। सर, तो हम उनको वेलकम करेंगे इस चीज का, हमें टर्मिनेट करें, हमारी पेंडिंग वेजेस दे दें, जो हमारा 20-20 25-25 साल का पीएफ बनता है वो जोड़ जूड़ के जो भी रकम बनेगी वो एक एक डेली वेजेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो हमें कोई हम बड़ी खुशी से डिपार्टमेंट छोड़ देंगे। पुरुषोत्तम जी, यहाँ पर लेकिन मुझे एक कुछ लिए अफसोस की बगैर, बात है। पुरुषोत्तम जी, मुझे यहाँ पर आप शायद जी, को एक बात, लेकिन लेकिन एक तो अगर ये पहले मैं अपनी बात खत्म करूं, अगर ये सोचते हैं कि कुछ लिए बगैर हम चले जाएंगे तो ये इनकी जी गलतफहमी है, क्योंकि हम अपना हक लेकर ही जाएंगे। पुरुषोत्तम जी, मुझे एक चीज पर अफसोस होता है। मैं एक पंचायत में रहता हूं और मेरा जो भाई साहब है वो सरपंच है। जब मेरे पंचायत के जी डेलीवेजर उसके पास आते हैं कि हमें आप पीएमएवाई मकान केस दो, तो तब सरकार को पता नहीं कौन सी वो मुशुक आ जाती है कि ये मुलाजिम है। तब वो मुलाजिम की लिस्ट में आते हैं, उनका नाम ही जो है ऊपर से ही हायर अथॉरिटी से काटा जाता है। जब बात आती है यहाँ पर तो उनको रेगुलर नहीं करते हैं। जब रेगुलाइजेशन की बात थी तब उनको रेगुलराइज नहीं ये किया बात जाता है। ये बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी आप बीती बात है ये। अ, राशन कार्ड पे जी राशन कार्ड पे हमारा जो राशन कार्ड है उसको बीपीएल नहीं बनाया जा रहा है, जी क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। बिल्कुल। लेकिन हम किस दर्जे के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है? उस दर्जे के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं। माँ बाप, बच्चे, बीवी सिर्फ टकटकी लगाए हमारे चेहरों की तरफ देखती है कि ये कुछ करेगा, लेकिन हम बेबस लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाएं, अपने माँ बिल्कुल बाप की दवा दारू ला सकें। हम इस दर्जे के वो डेली वेजर हैं जो सरकारी मुलाजिम है, मैं सरकारी मुलाजिम कहूंगा। लेकिन सरकारी मुलाजिम को कितने बेनिफिट्स हैं यूटी में, हमें उनमें से दो ही दे दें। मैं ज्यादा नहीं मांगता हूं। चिल्ड्रन अलाउंस दे दें, मेडिकल दे दें। हमारी सैलरी आप 9,000 रखिए। पुरुषोत्तम जी, आपको पता है अगर कि जो हमारे परमानेंट है, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको पता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज को जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तो 60-70 हजार सैलरी दी जाती है, वो कम से कम 60-70 हजार सैलरी दी जाती है। और उसके साथ साथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से फीस उनकी दी जाती है, और साथ साथ दो बच्चों को, और साथ साथ में उनका जो मोबाइल का रिचार्ज होता है वो भी दिया जाता है। क्या आपको ये पता है? सर पता है, और हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमें ज्यादा ना कुछ करके बच्चों की पढ़ाई के पैसे और माँ बाप की दवाई के पैसे, ये दो चीजें दे दे तो हमें 9,000 भी मंजूर है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी हमारे भाई हैं। ये सरकारें डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें, ये सरकारें करती है ना। बिल्कुल तो इस पर दुख होता है कि एक तो आप इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आप डेली वेजर को देखते तक नहीं। ना इंसाफी तो गवर्नमेंट्स करती है। बिल्कुल। तो मैं, मतलब, ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अब, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, जो वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि ये कुछ पॉजिटिव साइंस है। तो जी, हो सकता है जल्द से जल्द कोई तोहफा मिले। कोशिश हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ईश्वर भगवान वाहिगुरु से यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो डेली विजर है उनको जो है जल्द से जल्द तोहफा मिले, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम पूरी कवरेज दे रहे हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई भी डेली विजर भाई नहीं होगा जो जिसने हमसे बात नहीं की होगी, जिसने हमसे राब्ता नहीं किया होगा, और जिसके पास हम पहुंचे नहीं होंगे। तो जिस तरह आज हमारी पुरुषोत्तम जी से बातचीत हुई,
बहुत सारे फ्रैंकली हमने बातचीत आज की लाइव, बहुत सारे लोग देख रहे थे। अभी भी जो देख रहे हैं शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्रैंकली बातचीत हुई। क्योंकि कहीं न कहीं जो दर्द इनका है डेली वेजेस का, क्योंकि मैं भी समझता हूँ, मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं भी मुलाज़िम नहीं हूँ। तो जब इस तरह का दर्द इन लोगों का सुना जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है। जब हमारे पास कुछ लोग आते हैं, तो हमें कहते हैं कि आप हमारे लिए एक मकान का केस सैंक्शन करवा दीजिए। तो जब हम हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, तो हायर अथॉरिटी की तरफ से हमें ये सुनने को मिलता है कि ये मुलाज़िम है। किस दर्जे के मुलाज़िम हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है। जब मैं टीएसओ से बात करता हूँ कि टीएसओ साहब, इनको बीपीएल राशन कार्ड दे दीजिए। ये 9,000 से नीचे सैलरी ले रहे हैं। 9,000 ले रहे हैं, एक मज़दूर जो है वो ₹500 दिन का लेता है, ये 300 लेते हैं। टीएसओ कहता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है। अब कहें तो कहें किस दर्जे के एम्प्लॉय है? ना हमारे पास स्टेड है, ना हमारे पास स्टेडहुड है, ना हमारे पास यूटी है, ना हमारे पास वो क्या सोटी है। हमारे पास अगर है कुछ तो सिर्फ नाम है। परमानेंट मुलाजिम के पास तनख्वाह भी है, रिस्क अलाउंस भी है, मोबाइल का रिचार्ज भी है, सभी चीजें हैं। और ऑन द टेबल अंडर द टेबल भी है, सब कुछ है उनके पास। और 6th पे 7th पे 8th पे भी है। मगर फिर भी एक जो दिन रात काम करता है, उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपए की टॉफी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अफ़सोस की बात है। आज सरकार को फिर से एक वीडियो के ज़रिए मैं अपने हाथ जोड़कर गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ इन लोगों का मसला हल कर दीजिए। इन लोगों का मसला हल कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी आप लास्ट पे? माध्यम से यही अपील करता हूं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जल्द से जल्द हम गरीब लोगों का कुछ ना कुछ जल्द से जल्द किया जाए। रेगुलर जो प्रोसेस है कम से कम उसको शुरू कीजिए। आपकी आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोगों के हाथ में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा काम कर दीजिए, ये लोग आपको दुआएं ही देंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं आज के इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आज आपने फ्रैंकली बातचीत हमारी सुनी। आपको पता है कि मेरा जो इंटरव्यू करने का अंदाज़ होता है, मेरा जो सिस्टम है, मैं हर एक को चाहता हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म दूँ। और आज हमारे साथ पुरुषोत्तम जी की बातचीत हुई। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में फिर से पुरुषोत्तम जी के साथ हम बातचीत करें। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर का जो युवा है, वो ड्रग्स से दूर रहे, नशा मुक्त भारत रहे, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर रहे। और ये तभी मुमकिन है जब हर एक को अपने घर में खाना, 3 वक्त की रोटी, पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसा और सभी चीज़ें जब होंगी, तो तभी नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर रहेगा। दीजिए इजाज़त मुझे, सैयद खुदा जी, हाफ़िज़, फिर मिलूँगा आपके साथ, तब तक के सैयद लिए जी, शब मैं बख़ैर। उम्मीद जताऊं सैयद जी, मैं उम्मीद जताता हूं कि अगली बार जब हमारी बात हो तो जी, हमारे हाथ में रेगुलर रेगुलर ऑर्डर्स हों, ताकि हम खुशी से बिल्कुल। आपके साथ बात कर सकें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। और आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी तक पहुँचे और उनको एहसास हो जाए कि जम्मू-कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, लोग कितना परेशान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब